class, today we are going to start class 12th chapter 1st, that is electric charges and fields. Today we are going to start its part 6, that is applications of Gauss's law. Field due to an infinitely long straight uniformly charged wire, we can show that in diagram first and diagram second. तो क्लास अभी तक हमने थोड़ा पहले रिकैप लेते हैं, फिर बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ के बारे में। सबसे पहले अभी तक हमने गॉस लॉ से पहले पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इससे पहले पार्ट में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात कर चुके हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू एन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किसी भी एरिया से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी है वो कौन बताता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कौन बताता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फर्दर हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है हम उसे किससे डिनोट करते हैं? फाई से। किससे डिनोट करते हैं? फाई से। और जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के और एरिया के। यहां पर डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट का साइन हटाने के लिए यहां पर क्या जाता है? ई ए कॉस थीटा। ये किसकी बात थी अभी तक? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स से हम आए गॉसेस लॉ पे। गॉस ने बताया कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी एरिया से नॉर्मली निकलेंगी, उनको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड के। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगा? दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड के और उस एरिया के। मतलब जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा वहां से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, उससे उतना ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट होगा, जो कि किसके इक्वल था? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। किसके इक्वल था? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। यहां तक हमने बात कर ली थी किसमें? गॉस लॉ में। अब गॉसेस लॉ से हम आगे बात करने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ के बारे में। फिर कंटिन्यू करते हैं। यहां तक अभी हम बात कर रहे हैं किस पर फील्ड निकालना जा रहे हैं? हम फील्ड निकालने जा रहे हैं एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। सबसे पहले ये जो वायर है यहां पर आप देख पा रहे हैं, हमने यहां पर एक वायर लिया है। ये वायर लिया है जो कि इनफाइनाइटली लॉन्ग है। इसकी जो मेजरमेंट ली है वो इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट है और इस पे जो चार्ज है वो कैसा है? यूनिफॉर्मली चार्ज है। ये कैसी है? यूनिफॉर्मली चार्ज है। अभी तक हमने पढ़ा हुआ है यूनिफॉर्मली और नॉन यूनिफॉर्म चार्ज। दो टाइप के चार्जेस होते हैं। यूनिफॉर्म चार्ज जब किसी सरफेस पर, किसी लाइन पर या किसी वॉल्यूम पर जब चार्जेस इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, जब चार्जेस इक्वल अमाउंट में किसी लाइन पर, किसी सरफेस पर या किसी वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, तो हम उसे किस में पढ़ते हैं? यूनिफॉर्मली चार्ज्ड में। और जब चार्जेस अनइक्वल अमाउंट में किसी भी सरफेस पर, लाइन पर या किसी भी वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो, वो हम पढ़ते हैं नॉन यूनिफॉर्म चार्ज में। किस में पढ़ते हैं? नॉन यूनिफॉर्म चार्ज में। तो अभी यहां पे जो हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया है उसमें हमने फील्ड किसकी वजह से निकालनी है? एक हमारे पास स्ट्रेट वायर है, ये हमारे पास एक स्ट्रेट वायर हो गया। दैट इज व्हाट? आवर स्ट्रेट वायर, जिसकी जो लेंथ है वो हमने लिया L। L लेंथ का है। यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है जिससे लेके उस पॉइंट तक की डिस्टेंस है R। अब बात करते हैं आगे। कंसीडर एन infinitely long thin straight wire with uniform linear charge density lambda. The wire is obviously an axis of symmetry. Suppose we take the radial vector from O to P and rotate it around the wire. The points P, P dash and P double dash so obtained are completely equivalent with respect to the चार्ज वायर। अभी तक इसमें सिर्फ इतना बताया हुआ है कि हमने एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर लिया है,
यहां पर डायग्राम के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रखा है, जिसमें कि जो चार्ज है वो कैसा है, यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी। अभी तक हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था, उसमें हमने तीन टाइप के चार्जेस पढ़े थे, जिसमें से फर्स्ट चार्ज था आपका लीनियर चार्ज, सेकंड था आपका सरफेस चार्ज, थर्ड था आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अभी हम एक स्ट्रेट वायर की बात कर रहे हैं, वो कैसा है, लीनियर है, तो अभी यहां पे हम लीनियर चार्ज डेंसिटी को लेंगे। हमने कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा हुआ है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से। लीनियर चार्ज डेंसिटी किससे डिनोट करते थे, लैम्डा से। इसका फॉर्मूला क्या होता था, लैम्डा इक्वल डेल क्यू ओवर डेल एल। किसका फॉर्मूला था ये, लीनियर चार्ज डेंसिटी का। जो वायर है ऑब्वियसली एंड सिमेट्री, उसकी एक्सिस पे एक सिमेट्री है, वहां से कुछ डिस्टेंस पे आर डिस्टेंस पे हमने एक पॉइंट ले रखा है O to P तक है, एंड रोटेट करते हैं अराउंड द वायर। तो आगे देखते हैं, दिस इंप्लाइज दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट हैव द सेम मैग्नीट्यूड एट दीज पॉइंट्स। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at every point must be radially outwards if lambda is greater than 0, inward if lambda is less than 0। अभी तक हमने बात की कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड सब जगह पर सेम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सब जगह पर सेम होगा, क्योंकि उससे वायर तक की डिस्टेंस सेम है, दैट इज आर। अब यहां पर बता रहे हैं, जब लीनियर चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव होगी, जब जो लैम्डा ग्रेटर देन 0 होगा, तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे कोई चार्ज है, उसमें से लाइन पर से लीनियर चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव है, तो उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगी वो कैसी होंगी, हमेशा आउटवर्ड्स, बाहर की डायरेक्शन में। इन सिमिलर वे अगर वो नेगेटिव है, लैम्डा इज लेस देन 0, तो उससे निकलने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, इनवर्ड्स। उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, इनवर्ड्स। फर्दर दिस इज क्लियर फ्रॉम फिगर। अभी तक हमने एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर लिया, उस स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर पर लीनियर चार्ज डेंसिटी को देखा। अभी तक हमने डायग्राम के बारे में डिस्कस किया है, अब आगे देखते हैं। फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस इज equals to the flux through the curved cylindrical part of the surface, that is E equals 2 pi r L, that is electric field into area। हमने इलेक्ट्रिक, इसमें जो फ्लक्स है गॉसियन सरफेस से, इसमें अभी यहां पर आप सिंपल देखिए, अभी यहां पर किसकी बात हो रही है, फ्लक्स की। किसकी बात हो रही है, फ्लक्स की बात हो रही है। फ्लक्स को डिनोट करते हैं फाई से। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, E डॉट A। तो यहां पर वो किसके इक्वल है, फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सिलिंड्रिकल पार्ट ऑफ द सरफेस। जो वहां पर हमने एक यूनिफॉर्मली स्ट्रेट चार्ज वायर लिया है, उस पर पूरे पर पॉजिटिव चार्जेस हैं जो फैले हुए हैं, पूरे पर पॉजिटिव चार्ज फैले हुए हैं। तो हम पूरे लाइन पर ना निकालने की जगह एक छोटे एरिया के ऊपर निकाल लेते हैं और उसको फिर इंटीग्रेट कर देंगे, जहां से हमारे पास टोटल एरिया के ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलकर आ जाएगा। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है फाई, फ्लक्स की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड E, और जो एरिया है वो कितना है, 2 पाई r इंटू एल, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ द वायर। एल क्या है, लेंथ है किसकी, वायर की। एल इज द लेंथ ऑफ द वायर। ये क्या है, एरिया। ये क्या है, एरिया। फॉर्मूला होता है ना फाई का हमारे पास, E डॉट A, सो दैट इज एरिया। नाउ द सरफेस इंक्लूड्स चार्ज इक्वल टू लैम्डा एल। गॉसेस लॉ देन गिव्स E इंटू 2 पाई r L लैम्डा बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां पर अभी तक हमने चार्ज की बात की थी, लेकिन हमारे पास जो चार्ज था वो कैसा था, लीनियर चार्ज डेंसिटी के रूप में था। तो
लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए हमारे पास क्या निकला था, लैम्डा। किससे लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से। लैम्डा से डिनोट करते हैं हम, लिख लेते हैं यहां पर। किसकी बात कर रहे हैं अभी हम, लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्योंकि अभी हम एक लाइन पर स्ट्रेट वायर पर चार्ज निकाल रहे हैं। वो क्या होता था, लैम्डा, जो किसके इक्वल होता था, डेल क्यू ओवर डेल एल। यहां से हम चार्ज निकाल सकते हैं, यहां से हमारे पास क्यू कितना आ जाएगा, ये यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा, लैम्डा इंटू एल। कितना आ जाएगा, लैम्डा इंटू एल। और ई इंटू टू पाई आर एल हमारे किसके इक्वल था, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बाय गॉसेस लॉ। किससे निकला ये हमारे पास, बाय गॉसेस लॉ, बाय गॉसेस लॉ। तो यहां तक हमने देखा E इंटू टू पाई आर एल क्या है, E इंटू टू पाई आर एल इज द फ्लक्स। ये E इंटू टू पाई आर एल क्या आ गया हमारे पास, फ्लक्स आ गया। उस फ्लक्स के बाद हमारे पास लैम्डा एल हम यहां से निकाल चुके हैं, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, क्यू की जगह हमने क्या रख दिया, लैम्डा बाई एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फर्दर E इक्वल्स लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। E इक्वल्स लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। Vectorically, E at any point is given by E equals lambda by 2 pi epsilon naught r into n cap, where n is the radial unit vector in the plane normal to the wire passing through the point. E is directly outwards if lambda is positive and inwards if lambda is negative. अब यहां पर हमने इसको वेक्टोरिकली देखा। यहां पर हमने, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड एक कैसी क्वांटिटी है हमारे पास, वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है हमारे पास, वेक्टर। तो इसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होंगे, कुछ ना कुछ इसका मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होंगे। तो यहां पर हमने ये मैग्नीट्यूड निकाल लिया इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब इसके डायरेक्शन के लिए हम इसके एन कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे, एन कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां पर ये क्या है, यूनिट वेक्टर। ये क्या है, यूनिट वेक्टर, जो कि उसकी डायरेक्शन शो कर रहा है। यहां पर हमने इसको वेक्टोरियल क्यों लिया, क्योंकि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी है, एक वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी। इसीलिए हमने उसका मैग्नीट्यूड निकाला, दैट इज मैग्नीट्यूड एंड दैट इज डायरेक्शन। और यहां पर हम बात कर चुके हैं, E डायरेक्टेड आउटवर्ड्स होगी, कब, जब फ्लक्स पॉजिटिव होगा। E डायरेक्टेड अगर इनवर्ट्स होगी तो फ्लक्स नेगेटिव होगा, लैम्डा इज नेगेटिव। फर्दर, फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। अभी तक हमने देखा फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर। अभी हम बात कर रहे हैं फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट के बारे में। फील्ड ड्यू टू एन यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट, लेट सिग्मा बी द यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ एन इनफाइनाइट प्लेन शीट। अभी तक हमने बात की थी किसके बारे में, फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट के बारे में। इसमें हम देख रहे हैं, उसमें जब हमने बात की थी लॉन्ग स्ट्रेट वायर था, तो हमारे पास कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के क्या आया था, लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या आई थी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लेकिन अब यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट शीट के बारे में। तो यहां पर हमारे पास क्या आ गया, सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या आ गया हमारे पास, सरफेस चार्ज डेंसिटी। फर्दर हमने देखा है, अभी तक हम बात कर चुके हैं, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है हम उसे किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से, जो किसके इक्वल होती है, जब वहां पर बात कर रहे थे तो किसकी बात करें, डेल क्यू ओवर डेल एल के। अब डेल क्यू ओवर डेल एस, डेल क्यू ओवर डेल एस। लीनियर चार्ज डेंसिटी में क्या था, ये डेल एल, जब किसकी बात कर रहे थे,
लीनियर की। अब सरफेस की बात कर रहे हैं तो यहां पर ये क्या आ गया, डेल एस। फर्दर एक्स एक्सिस नॉर्मल टू द गिवन प्लेन, बाय सिमेट्री द इलेक्ट्रिक फील्ड विल नॉट depend on y and z coordinates and its direction at every point must be parallel to the x direction. You can see that in diagram. अभी हम इस डायग्राम की बात कर लेते हैं। हमने देखा, हमने एक x एक्सिस ली, यहां पर इस एक्सिस को आप x एक्सिस मान सकते हो। ये जो एक्सिस है, ये जो आपको एक्सिस दिख रही है, ये जो आपको एक्सिस दिख रही है, ये एक x एक्सिस है। ठीक है बेटा, इस एंगल से यहां हमने इस एक्सिस को y एक्सिस मान लिया है आपका, और जो थर्ड डायरेक्शन में होती है दैट इज आउटवर्ड्स, बट हम आउटवर्ड्स दिखा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर 2D ये बोर्ड है, इसीलिए यहां पर हम ये क्या है हमारी z डायरेक्शन। द इलेक्ट्रिक फील्ड विल नॉट डिपेंड ऑन, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमने गॉसेस लॉ में पढ़ा था, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अंदर हम बात करेंगे, क्लोज सरफेसेस में। किसके बारे में बात करेंगे, क्लोज सरफेसेस में। और जो y और z सरफेस है वो आउटसाइड द क्लोज सरफेस है। y और z सरफेस हैं, उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट कर रहे हैं वो कहां से कर रहे हैं, आउटसाइड द सरफेसेस से। तो हम सिर्फ किसकी बात करेंगे यहां पर, x एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स की, और इसकी जो डायरेक्शन है हर पॉइंट पर मस्ट बी पैरेलल टू द x डायरेक्शन। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो कैसी होगी, जैसे यहां पर हम देख लेते हैं, ये कोई प्लेन है हमारे पास, ये कोई हमारे पास सरफेस है, यहां से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, यहां से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेटा पास हो रही हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसके कैसे हैं, पैरेलल कंडीशन में हम बात कर रहे हैं यहां पर। फर्दर अभी तक यहां हमने डायग्राम के बारे में समझा। गॉसियन सरफेस फॉर ए यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट, गॉसियन सरफेस ली है जहां पर उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के इक्वल है। एक सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर हो रही है, एक सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ जनरेट हो रही है। 2x इज द डिस्टेंस ऑफ दैट फील्ड। नाउ देयरफॉर द नेट फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस इज 2EA. The charge enclosed by the closed surface is sigma A. Therefore, by Gauss's law, अभी तक आपने देखा यहां पर जो नेट फ्लक्स निकल के आई वो 2EA थी, क्योंकि दोनों चार्जेस की वजह से जो डायरेक्शन था वो सिमिलर था। जो डायरेक्शन आया था वो कैसा था, सिमिलर डायरेक्शन, एक्स एक्सिस के पैरेलल डायरेक्शन आया था, तो ट्वाइस ऑफ E डॉट A। यहां पर सिग्मा इनटू एरिया, अभी तक हमने जो चार्ज थी क्लोज सरफेस, द चार्ज कितना था, क्या हमने बात की थी अभी तक, जब हम किसकी बात कर रहे थे, सरफेस चार्ज डेंसिटी की। सरफेस चार्ज डेंसिटी में हम एरिया ले सकते हैं, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से। Q ओवर A भी ले सकते हैं, S ले सकते हैं और S ले सकते हैं। तो यहां से हमारे पास Q कितना निकल कर आएगा, सिग्मा इंटू A, where Q is the charge, where Q is the charge, A is the sigma is the electric field due to a surface charge density and A is the area। तो यहां पर हमारे पास जो चार्ज निकल के आ गया वो कितना आ गया, सिग्मा A। कितना निकल के आ गया हमारे पास, सिग्मा A। Therefore by Gauss's law 2EA equals sigma A upon epsilon नॉट। आपको पता है जो गॉसेस लॉ है उसके लिए E A किसके इक्वल था, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है बेटा, यहां पर 2EA है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। सिमिलरली जो चार्ज है वो कितना है, यहां पर कितना निकला था हमारा, सिग्मा A। चार्ज कितना निकला था, सिग्मा A। Q की जगह क्या आ जाएगा, सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फर्दर और E इक्वल्स सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। वेक्टोरिकली E इक्वल्स सिग्मा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू n। यहां पर आप सबको जैसे लॉन्ग स्ट्रेट वायर में हमने पढ़ा था, जो
इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए यहां पर हमने एन कैप से मल्टीप्लाई कर दिया उसको वेक्टोरिकली शो करने के लिए। जो एन है वो कैसा है, यूनिट वेक्टर, एन इज यूनिट वेक्टर। नाउ वेयर एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन एंड गोइंग away from it, E is directed away from the plate if sigma is positive and towards the plate if sigma is negative. Note that the above application of the Gauss's law has brought out an additional fact. E is independent of x also for a infinite large plane sheet is approximately true in the middle region of the planar sheet away from the ends. यहां पर बताया जा रहा है जो एन कैप है वो क्या है, यूनिट वेक्टर जो कि नॉर्मल से प्लेन है और अवे गोइंग अवे फ्रॉम इट, नॉर्मल टू द प्लेन एंड अवे गोइंग फ्रॉम इट। ई इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द प्लेट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अवे जाएंगी जब सिग्मा पॉजिटिव होगा और नेगेटिव जाएंगी जब सिग्मा नेगेटिव होगा। तो कैसी जाएंगी, इनवर्ट्स। ठीक है, यहां पर हमने अभी तक देखा इस एप्लीकेशन से हमारे पास गॉस लॉ में एक और एडिशनल फैक्ट आया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी वो इंडिपेंडेंट होंगी, किस कब इंडिपेंडेंट होंगी, एक्स एक्सिस के भी इंडिपेंडेंट होंगी। जब हम किसकी बात कर रहे होंगे, एक फाइनाइट लार्ज प्लेनर शीट के बारे में। दैट्स इट फ्रॉम द गॉसेस लॉ। फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल, लेट सिग्मा बी द uniform surface charge density of a thin spherical cell of radius r. The situation has obvious spherical symmetry. The field at any point P outside or inside can depend only on r. R is what? The radial distance from the center of cell to the point and must be radial. That is along the radius vector. You can say that in diagram. अभी तक हमने बात किया फील्ड ड्यू टू एन, किसके बारे में बात की हमने, दो एप्लीकेशन देख चुके हैं अभी तक। पहली एप्लीकेशन थी इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर से, दूसरी एप्लीकेशन थी यूनिफॉर्म सरफेस प्लेन शीट से। अब हम थर्ड पढ़ रहे हैं यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। यूनिफॉर्मली चार्ज कैसी है, एक बहुत ही थिन स्फेरिकल सेल। यहां पर हमने उसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है अभी तक हम पढ़ चुके हैं। तीन टाइप के हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्योंकि एक सरफेस पर चार्ज फैला हुआ है, सरफेस चार्ज डेंसिटी यहां से हमारे पास सिग्मा है। ठीक है, ये एक गॉसियन सरफेस है जहां से ओ पॉइंट तक की डिस्टेंस कैपिटल आर है जो उसके अंदर वाली सरफेस है, और गॉसियन सरफेस तक की डिस्टेंस स्मॉल आर है। Now surface charge density, you can see that in diagram is denoted by sigma and the distance is capital R from the surface and R from the inside. Field outside the cell. The electric field at each point of the Gaussian surface therefore has the same magnitude E and is along the radius vector at each point. Thus E and del S at every point are parallel and the flux through each element is E dot del S. Summing over all del S, the flux through Gaussian surface is 4 pi r square. The charge enclosed is sigma into 4 pi r square. By Gauss's law, E into 4 pi epsilon into r square, sigma epsilon naught upon 4 pi r square. यहां तक हमने बात की जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं किसी गॉसियन सरफेस पर जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है किसके, अलोंग द रेडियस वेक्टर। हर पॉइंट पर उसका जो डिस्टेंस है मिड पॉइंट से जो भी सरफेस है सेम डिस्टेंस है r, तो उस पर लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम आएगा E। तो उसके लिए हम उसे क्या लिख सकते हैं, E डॉट डेल एस, जो कि पैरेलल है सरफेस से थ्रू एरिया एलिमेंट E डॉट डेल एस। यहां तक हम सबको पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हम रिपीट कर चुके हैं, दैट इज E डॉट डेल ए। यहां पे हम स्फीयर की बात कर रहे हैं, एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है बेटा, एरिया ऑफ स्फीयर
तो यहां पर ए की जगह क्या आ गया 4 पाई आर स्क्वायर। और जो हमारे पास चार्ज होता है दैट इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये किसके इक्वल है? गॉसेस लॉ के। किसके? गॉसेस लॉ के। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज क्या आ गया अपने यहां से क्यू से? सिग्मा इंटू ए की जगह 4 पाई आर स्क्वायर। ए इज द एरिया ऑफ द स्फीयर। नाउ और E इक्वल्स सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इक्वल्स क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, वेयर Q इक्वल्स 4 पाई आर स्क्वायर। सिग्मा इज द टोटल चार्ज ऑन द स्फेरिकल सेल। वेक्टोरिकली E इक्वल्स क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू आर कैप। यहां पे फिर से हमने उसको, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक बार हमने उसको स्केलर फॉर्म में पढ़ा, अब हम उसको वेक्टर फॉर्म में पढ़ेंगे। वेक्टर फॉर्म के लिए हमने उसमें आर कैप से डिवाइड कर दिया, जो कि एक यूनिट वेक्टर है, जो कि नॉर्मल है एंड गोइंग अवे फ्रॉम द प्लेन। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड आउटवर्ड्स इफ लैम्डा if charge is greater than 0 and invert if charge is less than 0. This, however, is exactly the field produced by a charge q placed at the center O. इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड आउटवर्ड होगी जब चार्ज पॉजिटिव होगा, और जब चार्ज नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी? इनवर्ट्स। द फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज सेल as if the entire charge of the cell is concentrated at its center.